लाहौर के सबसे पोश इलाके में वाक़ इस 5 स्टार रेस्टोरेंट के बाहर एक अलग ही दुनिया थी। रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल किसी बादशाही महल से कम नहीं था। वहाँ की हवा में एक हल्की सी धुन सुनाई देती थी। चांदी के चमचों और कांटों के टकराने की नरम आवाज़ें किसी साज की तरह गूंज रही थी। मेज़ें इस तरह सजी थी जैसे किसी बादशाह की दावत हो रही हो। गरम मोरों कौरमे की खुशबू, बटर नान की भाप और दम पके पुलाव की महक फ़ज़ा में तैर रही थी। दौलतमंद लोग अपनी मखमली कुर्सियों पर बैठे कहके लगा रहे थे और हज़ारों रुपए की इम्पोर्टेड ड्रिंक्स का मज़ा ले रहे थे। उनके लिए खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि एक त्यौहार था। लेकिन इन बारिश शीशे के दरवाज़ों के बाहर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ, जालिम और सरल थी। वहाँ काशिफ खड़ा था, 8 साल का एक दुबला पतला बच्चा जिसे ज़िंदगी ने वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। लाहौर के सड़कों पर अकेले जीते हुए काशिफ ने सिर्फ बेइज्जती, भूख और ठोकरें देखी थी। उसका छोटा सा जिस्म फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था जो कि उसकी हड्डियों भी नहीं ढांप पाते थे। उसके नंगे पाँव मट्टी में अटे हुए थे और ठंडे फर्श पर जमते जा रहे थे। उसका पेट जोरों से गड़गड़ा रहा था, ऐसी आवाज़ जो उसकी भूख की चीख थी। वो पिछले 1 घंटे से शीशे की दीवार के पार देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे अमीर लोग कह के लगा रहे हैं, रसीले कबाब तोड़ रहे हैं और उंगलियों से सालन चाट रहे हैं। उसके मासूम आंखें हर प्लेट पर इस उम्मीद से टिकी हुई थी कि शायद कोई अपनी प्लेट में थोड़ा सा बचा हुआ खाना छोड़ दे जो बाद में वो ले सके। लेकिन उसकी ये उम्मीद अक्सर टूट जाती थी। उसकी वजह थी सिदरा। सिदरा रेस्टोरेंट की एक वेटर थी, तेज जुबान और सख्त दिल। उसे काशिफ की हालत, उसकी मट्टी उलूद शक्ल, उसके फटे कपड़ों और उसकी भूख से शदीद नफरत थी। जब भी वो काशिफ को बचा खचा खाना देखते हुए पाया वो उस पर बरस पड़ती। ओ गंदी मक्खी, ये जगह तुम जैसे बुकारियों के लिए, दफा हो जाओ यहाँ से। आज भी सिदरा पूरी तैयारी के साथ आई थी। 3 दिन से उसने तैयार कर लिया था। वो काशिफ को एक नवाला भी नहीं लेने देगी। काशिफ दरवाजे के कोने में दबक कर खड़ा था, अपने पेट को बाजुओं में जकड़े हुए, उस उम्मीद में कि शायद कोई उसकी आंखों में छुपी भूख को देख ले और उसे अंदर बुला ले। इतनी में खिड़की के पास बैठी एक मेज से एक आदमी उठा। काशिफ की आंखों में चमक आ गई। मेज पर आधा खाया हुआ बर्गर, एक कोल्ड ड्रिंक रखी थी। काशिफ का दिल जोर से धड़का। जी उसकी आज रात की आसरा बन सकती थी। वो छुपते छुपाते आगे बढ़ा, मगर सिदरा उससे ज्यादा तेज निकली। उसने जल्दी से वो प्लेट उठा ली, जानबूझकर प्लेट ऊपर की ताकि काशिफ देख ले कि उसने क्या छीना। फिर एक जालिमाना मुस्कुराहट के साथ बाहर और काशिफ की आंखों के सामने वो सारा खाना कचरे में फेंक दिया। काशिफ का दिल बैठ गया, लेकिन भूख को अनाज से कोई मतलब नहीं होता। वो दबे कदमों कचरे की तरफ बढ़ा, सोचा शायद बर्गर पूरी तरह खराब ना हुआ, शायद मिट्टी झाड़ कर खा ले। मगर अचानक एक चीखती हुई आवाज गूंजी, वहीं रुक जा लड़के। सिदरा तेज कदम के साथ उसकी तरफ आई। उसे हाथ भी लगाया तो तुम्हें यहाँ से घसीट कर बाहर फेंक दूंगी। ये जगह तुम जैसे सड़क के कीड़ों के लिए नहीं है। उसके अल्फाज थप्पड़ से ज्यादा दर्दनाक थे। काशिफ कांप गया, मगर फिर उसी लम्हे उसकी नजर एक खास मेज पर पड़ी। वहाँ एक खतून बैठी थी, सारिया, सांवली, बावकार, खूबसूरत लिबास में सजी हुई, लगभग 28 साल की। गहरा नीला रेशमी फ्राक, हाथ में खूबसूरत घड़ी, कानों में झुमके, हर चीज उसके रुतबे की गवाही दे रहे थे। मगर सारिया खाने की तरफ नहीं देख रही थी। उसकी नजरें अपने फोन पर जमी थी, जैसे वो अपनी दौलतमंद दुनिया से उकताई हुई। उसके सामने भरपूर प्लेट में गरम मटन, कौरमा, चिकन टिक्का, सलाद और नान पड़े थे। ड्रिंक भी रखी थी, मगर सब कुछ ऐसा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। बाहर बैठे काशिफ के मुंह में पानी भर आया। उसका पेट मरोड़ों में था। फिर उसने दिल में कहा, बस एक बार कोशिश करके देखूं। काशिफ ने हिम्मत जमा की और धीरे धीरे अपने मट्टी से अटे नंगे पांव रेस्टोरेंट के सफेद संगे मार मार के फर्श पर रख दिए। जैसे वो अंदर दाखिल हुआ, माहौल अचानक बदल गया। वहाँ बैठे अमीर लोगों के सर उसकी तरफ घूम गए, बातें रुक गई, चेहरों पर हैरत के तासरात एक लम्हे में नफरत में बदलने लगे। ये यहाँ कहाँ से आ गया? पास बैठी को खतून ने कांटा छोड़ते हुए तेज आवाज में कहा। दूसरी औरत ने नाक पर रुमाल रखते हुए मुंह बनाया, मगर काशिफ रुका नहीं। वो आहिस्ता मगर हिम्मत से आगे बढ़ता रहा। इतने में अचानक सिदरा की नजर उस पर पड़ी। उसकी आवाज पूरे हाल में गूंज उठी, तो फिर आ गया। मैंने कहा था ना कि ये जगह तेरे जैसे सड़क शाप बुकारियों के लिए नहीं है। वो गुस्से में उसकी तरफ लपकी। काशिफ का दिल सीने में धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो भागा नहीं, बल्कि उसने वो किया जिसकी किसी ने तवक्को ना की थी। सिदरा के इस पकड़ने के चंद सेकंड पहले वो आगे बढ़ा और सारे की मेज के करीब और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, धीमी, डरी हुई, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक रखी। सारिया ने चौंक कर फोन से नजरें हटाई। उसने पहली बार उसके बेदाग सफेद मेज पोश के पास एक छोटा सा बच्चा बैठा है, नंगे पांव, कपड़े फटे हुए, जिसमें सर्दी से कांपता। गले में एक पुराना मैली बोरी नुमा थैला लटक रहा था। फिर काशिफ ने जो कहा उसने पूरे हाल को लम्हे भर के लिए साबित कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में आंसू तैर रहे थे। आप अपना बचा हुआ खाना मुझे दे देंगे? ये सारी का दिल जैसे पल भर में पिघल गया। काशिफ ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए लर्ज सी आवाज में कहा, बीबी मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया।
یہ جملہ ایسا تھا کہ ساری کو روح تک ہل گئی۔ تبھی سدرا آن دھمکی، اس نے آگے بڑھ کر کاشف کا بازو پکڑ لیا، اسے گھسیٹ کر باہر پھینکنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی ساری نے ایک انگلی اٹھائی، صرف ایک انگلی، مگر اس میں بادشاہوں والی طاقت تھی۔ رک جاؤ، سارے نے مضبوط لہجے میں کہا، اسے چھوڑ دو۔ سدرا کا ہاتھ ہوا میں رک گیا، جیسے کسی نے اسے جامد کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، سارے نے اس کی طرف دوبارہ دیکھا بھی نہیں۔ وہ دوبارہ کاشف کی جانب جھک گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں اپنے ماضی کی تصویر بجلی کی طرح چمکی، جب وہ خود لاہور کی تیز بارش میں بھٹکتی تھی، جب گلی محلے کی بیکریوں کے پاس ڈسٹ بن میں سے جلی ہوئی روٹی ڈھونڈتی تھی اپنے بہن بھائیوں کو کھلانے کے لیے۔ وہ بھوک وہ خوب جانتی تھی، وہ زخم وہ خوب پہچانتی تھی، مگر سدرا ابھی بھی ضد میں تھی۔ بی بی یہ روز یہاں زبردستی آتا ہے لوگوں کا بچہ کچا کھانا چرانے، یہ بیمار ہے، آپ کو بھی لگا دے گا۔ بس ساری نے اس کی بات کاٹ دی، اس کی آواز اب سرد اور حکم دینے والی تھی۔ ایک اور پلیٹ لاؤ۔ سدرا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جی پلیٹ لاؤ، اور سنو کچن میں جو سب سے بہترین کھانا ہے وہ لانا، اور جلدی۔ کاشف کی آنکھیں حیرت سے مزید بڑی ہو گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، سچ؟ ساریہ اس کے قریب آئی، مسکرائی ماؤں جیسی نرمی سے۔ ہاں بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ کاشف۔ بہت پیارا نام ہے، آؤ میرے پاس کرسی پر بیٹھو۔ کاشف ہچکچایا، اس نے اپنے گندے کپڑوں کو دیکھا اور اس صاف ستھری کرسی کو۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ اتنے میں سدرا کی زہریلی آواز پھر گونجی، یہ تو حد ہو گئی، کروڑوں کی مالکن ایک بکاری کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی، یہ ریسٹورنٹ کی توہین ہے۔ ساریہ کی آنکھوں میں شعلہ بھڑک اٹھا، وہ کرسی سے سیدھی ہوئی اور آہستہ سے سدرا کی طرف مڑی۔ اگر تم نے اس بچے کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں تمہیں ابھی اسی وقت نوکری سے نکلوا دوں گی، پورے شہر میں تمہارا نام بلیک لسٹ کروا دوں گی، کسی ہوٹل میں جگہ نہیں ملے گی۔ اب جاؤ کچن میں جا کر ایسے کھانا لاؤ جیسے تم کسی امیر آدمی کو پیش کرنے والی ہو، اور اس کے لیے تازہ جوس بھی۔ سدرا کا غرور لمحے میں ٹوٹ گیا، وہ سر جھکا کر تیزی سے چلی گئی۔ ریسٹورنٹ میں موجود کئی لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، لیکن ساریہ اب ان کی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ کاشف کی طرف مڑی۔ آؤ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ کاشف آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا، ایسے جیسے اسے ابھی بھی یقین نہ ہو۔ جیسے ہی کاشف کرسی پر بیٹھا پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ امیر اور نخریلے چہرے اسے ایسے گھور رہے تھے جیسے وہ کوئی گندگی ہو جو غلطی سے ان کی دنیا میں گھس آئی ہو، لیکن کاشف کی ساری توجہ اس خوشبو پر تھی جو اس کے سامنے رکھی پلیٹ سے اٹھ رہی تھی۔ اسی دوران سدرا واپس آئی۔ اب اس کے چہرے پر وہ تکبر نہیں تھا بلکہ خوف اور شرمندگی کی ملی جلی جھلک تھی۔ اس نے تیزی سے صاف پلیٹ رکھی، بہترین مٹن قورمہ، نرم نان، کباب اور ساتھ ہی تازہ جوس پیش کیا، اور ایک لفظ کہے بغیر پیچھے ہٹ گئی۔ ساری نے کاشف کے سامنے پلیٹ گھماتے ہوئے آہستہ سے کہا، بیٹا شروع کرو۔ کاشف نے چمچ ہاتھ میں تھما، مگر یوں جیسے اسے یقین ہی نہ ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ وہ ڈر رہا تھا شاید اگلے لمحے کوئی زور سے چیخے گا، اٹھو یہ سب تمہارا نہیں، مگر جب ساریہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا تو اس کے اندر بند خوف ٹوٹ گیا۔ اس نے تیزی سے پہلا نوالا لیا، پھر دوسرا، پھر جیسے اس کی روح کھل کر رو پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ اتنی جلدی کھا رہا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی اگلے 10 سیکنڈ میں یہ پلیٹ اس سے چھین لے گا۔ ساریہ اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی، ہر نوالے کے ساتھ اس کے اندر کوئی ٹوٹی ہوئی چیز جیسے جڑ رہی تھی۔ جب کاشف کو جلدی میں کھاتے ہوئے وہ زور سے کھانسنے لگا، ساری نے گھبرا کر اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ آہستہ بیٹا آہستہ، جلدی نہیں، سارا کھانا تمہارا، اگر ختم ہوگا تو اور منگوا دوں گی۔ کاشف نے پانی پیا اور آہستہ آہستہ سانس ٹھیک ہونے لگی۔ پھر سدرا دوبارہ آئی، مگر اب وہ بالکل خاموش، آنکھیں نیچے، جیسے اپنی حرکتوں پر پچھتا رہی۔ اس نے مالٹے کا جوس میز پر رکھا۔ ساریہ نے نرمی سے کہا، جتنا پینا ہے پی لو۔ کاشف نے دونوں ننھے ہاتھوں سے گلاس پکڑا، ایسے جیسے کوئی خزانہ ہو، اور ایک گھونٹ لیا۔ اس کے چہرے پر سکون چھا گیا۔ پھر ایک معصومیت بھرا سوال اس کے لبوں پر نکلا، آپ نہیں پئیں گی؟ ساری کی آنکھیں باہر آئیں۔ اس نے کاشف کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، نہیں میرے بچے، آج تمہاری باری ہے۔ کاشف آہستہ آہستہ کھانا ختم کرنے لگا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار زندگی کی کوئی ہلکی سی روشنی جھلکی۔ پھر کھانے کا آخری لقمہ کھا کر کاشف رک گیا اور ایک ایسی بات کہی جس نے ساری کے دل کو چیر کر رکھ دیا، میری امی بھی مجھے ایسے ہی کھانا دیتی تھی۔ ساری چونک گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، اور تمہاری امی کہاں ہیں بیٹا؟ کاشف کی نظریں اپنی خالی پلیٹ پر جمی رہیں جیسے وہ وہاں اپنی پوری زندگی پاٹ رہا ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ ساری کی سانسیں رک سی گئی۔ کاشف نے آگے کہا، اور ابو؟ وہ رکا، جیسے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ وہ مجھے چھوڑ گئے، وہ امی کی ایک سہیلی کے ساتھ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں مسئلہ ہوں، بوجھ ہوں، اس لیے مجھے سڑک پر چھوڑ دیا۔ ساری کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے کاشف کو بازو میں بھر لیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے ایک ماں برسوں بعد اپنا کھویا ہوا بچہ پالے۔ بس
बस बेटा अब और नहीं, उसकी आवाज़ कांप रही थी। अब तुम कभी भूखे नहीं सोओगे, मैं वायदा करती हूँ। काशिफ की आंखें हैरत से फैल गईं। आप मुझे वापस नहीं भेजेंगी? कभी नहीं, सारिया ने मजबूत लहजे में कहा। आज से तुम मेरे साथ रहोगे, नए कपड़े मिलेंगे, स्कूल जाओगे, सुबह गर्म पराठा और दूध मिलेगा। काशिफ के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो कई सालों से उसकी ज़िंदगी से गायब थी, जैसे अंधेरे में किसी ने चिराग जला दिया। वो जल्दी जल्दी बोला, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा बीवी, मैं बहुत अच्छा रहूँगा। सारिया ने उसे और मजबूती से अपने करीब कर लिया। तुम पहले ही बहुत अच्छी हो बेटा, तुम्हें मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। दोनों इसी पल में खोए हुए थे कि अचानक किचन के दरवाजे से एक बारी बार कम आवाज़ आई, जिसने वो लम्हा तोड़ दिया। रेस्टोरेंट का मैनेजर मिस्टर खान गुस्से से लाल चेहरा लिए उनके मेज़ की तरफ बढ़ता हुआ आया। वो चीखा, जी क्या तमाशा है, ये गंदा बुखारी सा लड़का इस 5 स्टार होटल में क्या कर रहा है? किसने उसे अंदर आने दिया? काशिफ खौफ से फौरन सारिया के पीछे छुप गया। सारिया की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। वो आग जो किसी कमज़ोर पर जुल्म होने से भड़कती है, और अब वो आग फैलने वाली थी। सारिया ने मिस्टर खान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में ऐसी तेजी थी कि लम्हा बार को मैनेजर के कदम भी रुक गए। अपनी जुबान संभाल कर बात करें मिस्टर खान। सारिया की आवाज़ नरम नहीं रही थी, बल्कि एक शेरनी की तरह गरजदार हो चुकी थी। इसे गंदा या बदसूरत मत कहें, वो एक बच्चा है, इसका नाम काशिफ है। पूरा रेस्टोरेंट साख्त हो गया। इतनी खामोशी के लगता था जैसे हर चीज़ रुक गई। सारी अपनी नशिस्त से खड़ी हुई और काशिफ का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसने पूरे हाल पर नज़र दौड़ाई, इन अमीरों पर, इन चमकती मेज़ों पर, इन तकब्बर भरे चेहरों पर, और बोली, ये बच्चा सिर्फ 8 साल का है, 8 साल, और आप लोग इसे गंदा कहते हैं। जो सड़कों पर भूखा फिरता था, हमारे दरवाजों के बाहर बैठा रहता था कि शायद कोई अपनी प्लेट में थोड़ा सा बचा हुआ खाना छोड़ दे, और आप लोग कहती हैं कि इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैनेजर ने तड़क कर कहा, बीबी आप समझ नहीं रही, इसका यहाँ होना हमारे स्टैंडर्ड, असल गंदगी स्टैंडर्ड में नहीं, सोच में होती है। सारिया की आवाज़ पूरी क़ुव्वत से गूंजी। कई लोग गर्दनें झुका गए, कुछ ने नजरें चुराई, यहाँ तक कि वो खवातीन जो चंद लम्हे पहले नाक पर रुमाल रख रही थी, अब वो खामोश थी। सारी ने आहिस्ता से काशिफ के गाल पर हाथ रखा। बेटा तुम कोई मसला नहीं, कोई बोझ नहीं, और तुम मोहब्बत और हिफाजत के हकदार हो। काशिफ की आंखें नम हो गई। वो सारी के बाजू से लाकर खड़ा हो गया, जैसे पहली बार उसे किसी इंसान की गर्मी और तहफ़्फ़ुज़ मिला। रेस्टोरेंट में इस खामोशी को एक बूढ़े शख्स ने तोड़ा। वो वहीं पर बैठा हुआ था, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला, शराफत से चमकता हुआ शहर का मरूफ सनतकार। वो आहिस्ता आहिस्ता उठे और सारिया और काशिफ की तरफ आए। उनके निगाहों में एहतराम था। वो सारिया के करीब रुके और धीरे से बोले, बेटी तुमने आज हम सबको इंसानियत का सबक दिया है। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और सारिया के हाथ में रखा। ये इस बच्चे के लिए, इसकी नई शुरुआत के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए। सारिया ने हैरान होकर लिफाफा थामा। उसमें खासी रकम थी। उसने आजी से सर झुकाकर कहा, बहुत शुक्रिया। हाजी बशीर ने मोहब्बत से काशिफ के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम दोनों का नसीब अच्छे करे। फिर आस्था से हट गए। सारिया ने काशिफ को हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, चलो बेटा घर चलते हैं। काशिफ ने हैरत से पूछा, मेरा घर? सारिया ने मुस्कुराकर उसके बालों पर हाथ फेरा। हाँ, अब तुम्हारा भी एक घर है। सारिया उसे साथ लेकर बाहर निकली। काशिफ आहिस्ता से गाड़ी की नरम सीट पर बैठा, जैसे उसे यकीन ना हो कि ये सब हकीकत है। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर रेस्टोरेंट के शीशे की दीवार को देखा, वही दीवार जिसके बाहर उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे जालिम रातें गुजारी, और आज वहीं से उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे रोशन उम्मीद मिली थी। गाड़ी चल पड़ी। शहर की सड़कों की रोशनी शीशे पर लंबी लकीरों की तरह गुजरती गई। काशिफ ने थकन और इत्मीनान से अपना सर सारिया के कंधे पर रखा। चंद लम्हों में वो नींद में डूब गया, जैसे बरसों बाद उसे सुकून मिला। सारिया ने उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में भी नमी थी, मगर दिल में एक पुरसुकून गर्म पैगाम। आज सिर्फ इस बच्चे की भूख नहीं मिटी, मेरा दिल भी हल्का सा हो गया। उस रात एक भूखे आवारा लड़के की नहीं, 2 रूहों की निजात लिखी थी। गाड़ी लाहौर की रात में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाहर रोशनियों का आकाश गाड़ियों की खिड़कियों पर तैरते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे वक्त खुद रुककर ये मंजर देख रहा हो। काशिफ बेहद थका हुआ था, उसकी पलकें नींद में डूब रही थी, मगर वो फिर भी कभी कभी आंखें खोलकर सारिया को देख लेता, जैसे हर लम्हा यकीन कर रहा हो कि ये सब ख्वाब नहीं है। सारिया उसके सर पर हाथ फेर रही थी, और उसके चेहरे पर पहली बार बरसों बाद एक माँ जैसी नरमी लौट आई थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत घर के सामने रुकी। गेट पर खड़े चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। काशिफ गाड़ी से उतरा तो उसने घर को ऐसे देखा जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो। सारिया ने उसका हाथ पकड़कर अंदर चलने को कहा।
अंदर दाखिल होते ही नरम कालीन उसके नंगे पाँव के नीचे आया तो उसने घबरा कर टांगे सुकेड़ ली, डरते हुए कि शायद वो कालीन गंदा कर देगा। सारी उसके सामने घुटने टेकर बैठी और प्यार भरे लहजे में बोली, बेटा ये घर तुम्हारा भी है। काशिफ ने झिझकते हुए सर हिलाया, उसकी आंखों के किनारों पर नमी फिर से उतर आई। सारी ने उसे कमरे दिखाए, एक साफ सुथरा छोटा कमरा, गर्म बिस्तर, अलमारी और छोटी भी, सब बिल्कुल नया था। ये कमरा तुम्हारा है काशिफ? काशिफ ने बिस्तर पर हाथ रखा, इतनी नरमी उससे पहली बार महसूस हुई। वो आस्ता से बैठा फिर लेट गया, जैसे किसी दिलकश बादल पर लेट रहा। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। बीबी, उसने आस्ता से पुकारा। जी बेटा, सारी ने जवाब दिया, मैं यहाँ सो सकता हूँ। सारी की मुस्कुराहट बार आई। हाँ, जितना दिल करे सो जाओ, अब ये तुम्हारी जगह है। काशिफ ने कुछ लम्हे सोचा, फिर लरजती आवाज में बोला, कोई मुझे रात को निकाल तो नहीं देगा ना? सारी की आंखें बाहर आई। वो उसके करीब बैठी, उसके सर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, कभी नहीं, तुम अब मेरे साथ हो हमेशा। काशिफ ने आज से सर हिलाया, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतर गया हो। सारी ने कमरे की लाइट मध्यम की और दरवाजा आस्ता बंद किया। बाहर निकलते हुए आखिरी बार प्यार भरी नजर डालकर, लेकिन जैसे वो मुड़ी, काशिफ की कमजोर सी आवाज दोबारा आई। बीबी, सारिया फिर पढ़ लाई। जी मेरे बच्चे, काशिफ ने धीरे से पूछा, कल नाश्ता ही मिलेगा? सारिया मुस्कुरा दी, वो मुस्कुराहट जो माँ अपनी थकी हुई औलाद को देखकर करती है। हाँ बेटा, कल नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे और दूध मिलेगा, और फिर स्कूल भी चलेंगे तुम्हारा एडमिशन करवाने। काशिफ की आंखों में वो चमक आई जो बरसों से बुझी हुई थी। वो मुतमईन होकर आंखें बंद करके सो गया। उसका चेहरा पुरस्कून, नरम और बेखौफ हो चुका था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो पहली बार अपने घर में सो रहा। सारी दरवाजे के पास खड़ी उसे देखती रही, दिल में शुक्र और सुकून की बेशुमार जज्बात के साथ। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी, मगर घर के अंदर गर्म रोशनी में एक नई जिंदगी शुरू हो रही थी। वो रात सिर्फ काशिफ की जिंदगी नहीं बदल रही थी, वो सारी का दिल में भी एक जख्म मार रही थी जो बरसों से छुपा हुआ था। कभी कभी किसी एक भूखे, थके हुए, टूटे हुए इंसान को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसे देख ले, सुन ले और कह दे कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। और कभी कभी एक भूखे, थके हुए, टूटे हुए इंसान को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसे देख ले, सुन ले और कह दे कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। और कभी कभी एक नन्हे से बच्चे की मुस्कुराहट पूरी दुनिया को बदल देती है। इस रात एक अजनबी औरत ने एक अजनबी बच्चे को घर दिया, माँ का सहारा दिया। जिंदगी ने दोनों के दिलों पर लिख दिया, रहम सबसे बड़ी दौलत है, इंसानियत सबसे आला रुतबा है, और मोहब्बत सबसे बड़ी जीत है।